अध्याय 3। ज़मीन ठंडे सफ़ेद फूलों से ढकी हुई है, जबकि पूरा स्थान शाम की रोशनी से रंगा हुआ है। काऊ डुकट्रुंग चुपचाप अपना सिर झुकाए, डूबते सूरज के नीचे सम्राट की छाया को लंबी और लंबी होते देख रहा था। आकाश धीरे धीरे काला होता गया और अधिक वीरान होता गया। महाराज, यहाँ अंधेरा है। वह आगे बढ़ा और धीरे से उसे याद दिलाया। फोंग कैन ने अपना सिर घुमाकर उसकी ओर देखा कि वह केवल अपना सिर छिपा रहा था और अपनी आंखें नीची कर रहा था, और अचानक बोला, मुझे अभी भी वह वर्ष याद है। शाही उपपत्नी वी हरम में सबसे पसंदीदा उपपत्नी थी। भले ही मैं वैध पुत्र था, फिर भी मुझे दूसरे शाही भाई को कुछ हिस्से देने पड़े, सिर्फ इसलिए कि वह शाही उपपत्नी वी का जैविक पुत्र था। काऊ डुकट्रुंग ने यह सुना और अपना सिर और भी अधिक झुका लिया। वह बहुत पहले से ही वर्तमान सम्राट की सेवा कर रहा था और उसे हरम के अंधेरे रहस्यों की भी कुछ समझ थी। इससे पहले उपपत्नी वेई कितनी अभिमानी और गौरवशाली थी। जब उसने दिवंगत सम्राट से सभी उपकार प्राप्त किए थे, उसने इसे भी देखा था, लेकिन दुर्भाग्य से फोंग कैन ने सूखे कमल के तालाब को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। उस वर्ष उसे उसके दूसरे शाही भाई ने इस तालाब में धकेल दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया था, जबकि उसके दूसरे शाही भाई को केवल 10 बार शास्त्रों की नकल करने की सजा दी गई थी। यह केवल अफसोस की बात थी कि शाही उपपत्नी वेई सत्ता के लिए बहुत लालची थी और उसने 3 फीट सफ़ेद रेशम स्वीकार कर लिया, जिससे दूसरे शाही भाई को सम्राट से नफरत हुई और उसने उसे त्याग दिया। अपनी मृत्युशैया पर सम्राट ने एक बार कहा था कि हरम में महिलाओं में सच्ची भावनाएं नहीं हो सकती, लेकिन उसे यह मज़ेदार लगा। वह खुद दूसरों को नहीं समझता था, इसलिए वह उनकी सच्ची भावनाओं को प्राप्त करने की उम्मीद कैसे कर सकता था। उसने एक बार सोचा था कि उसकी माँ के मन में उसके पिता के लिए वाकई भावनाएं थी, लेकिन उसके पिता के चले जाने और उसकी माँ के हरम में सबसे महान महारानी विधवा के रूप में सिंहासन संभालने के बाद उसने कभी भी उसके चेहरे पर उदासी का एक निशान नहीं देखा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह हरम में किसी भी महिला का सच्चा प्यार जीत सकता है। नहीं, उसे लगा कि तथाकथित सच्चा प्यार कोई कीमती चीज है। आखिर हरम में अनगिनत औरतें थीं, और जो भी उनकी अच्छी तरह से सेवा करता था, उसे थोड़ा ज्यादा लाड़ प्यार मिलता था। आज अचानक उन शब्दों को सुनकर उसे थोड़ी हैरानी हुई, साथ ही थोड़ी घबराहट भी हुई। जब वह छोटा था तो उसकी माँ ने उसे ठंडे दिमाग से सिखाया था कि हरम की औरतें एक दूसरे के लिए लड़ती हैं, बादशाह के दिल के लिए नहीं, बल्कि बादशाह के पक्ष में सत्ता के लिए। केवल मूर्ख लड़कियां ही सम्राट को अपना पूरा दिल दे सकती हैं, और ऐसे मूर्ख लोग इस जगह पर जीवित नहीं रह सकते। उसे अब यह याद नहीं आ रहा था कि जब वह पहली बार महल में दाखिल हुई थी तो उपपत्नी झांव कैसी दिखती थी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी मूर्ख लड़की होगी। आज रात दाउन गोक मंडप जगमगाएगा। नाशपाती के फूल की एक शाखा तोड़ते हुए फोंग कैन ने शांति से कहा। उसकी आंखें अभी भी उसके हाथ में मौजूद शाखा को देख रही थी और हर पंखुड़ी को नीचे गिरने दे रही थी। लेडी च्यू टैन को रिपोर्ट करते हुए सम्राट ने आदेश दिया है, आज रात दाव नोक कैग दीप जलाएंगे। खोजे ने दाव नोक मंडप में प्रवेश किया, ट्रांग लैक येन को आदरपूर्वक सलाम किया। उसका चेहरा चमक रहा था। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। वैन टिच ने पैसे की थैली खोजे के हाथ में थमा दी और धन्यवाद के कुछ शब्द कहे। खोजे को भी एहसास हुआ कि सम्राट इस नवनियुक्त उपपत्नी के पक्ष में कुछ हद तक था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए जाने से पहले कुछ वाक्यों का जवाब दिया। दाउन गोक मंडप के बाहर पहुंचकर उसने पाया कि सूर्यास्त धीरे धीरे धुंधला हो गया था। उसने अपना सिर पीछे मंडप के साइनबोर्ड पर घुमाकर देखा और मन ही मन सोचा,
किसने सोचा होगा कि इस मालिक के पास चीजों को बदलने का ऐसा मौका होगा? मास्टर, थिना ट्रुक एक कप चाय लेकर अंदर आया। ट्रांग लैक येन को आईने के सामने बैठे देखा, चाय मेज पर रख दी, पास आया और कहा, देर हो रही है, क्या मैं आपको नहाने और कपड़े बदलने में मदद करूं? ट्रांग लैक येन ने अपने माथे से बालों का एक गुच्छा हटाया और आईने में अपने सुंदर चेहरे को देखा। तैयार हो जाओ। थिना ट्रुक ने चिंतित होकर ट्रांग लैक येन की ओर देखा। हमेशा की तरह उसका शांत चेहरा देखकर वह चुपचाप पीछे हट गया और बाहर मौजूद लोगों को तैयार होने का आदेश दिया। चंद्रमा को ढकने वाले बादलों की तरह, हवा उड़ाने वाली बर्फ की तरह तैरते हुए, हवा उसके हाथ में लालटेन थोड़ी सी ठंडी हवा के रूप में उड़ा दिया। इस क्षण ने फेंग जिन को याद किया कि प्रसिद्ध कविता को याद किया। मेरे प्यारे कॉन्सुबिन का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। मूल पाठ, सुंदर भौहें, सुरुचिपूर्ण, सह फान की तुलना में फी, वैन थाई तिन्हे हो किंची वोंग तक। एक वाक्य है जो था ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर, अध्याय 3 में जिया परिवार की तीसरी बेटी जिया तानचुन के प्रकट होने का वर्णन करने के लिए उपयोग किया गया है। ट्रांग लैक येन ने यह सुना, उसने अपना सिर थोड़ा झुकाया, उसके मुंह के कोनों पर मुस्कान आ गई, उसके गाल लाल हो गए। क्या महाराज सच बोल रहे हैं या मुझे चिढ़ा रहे हैं? बेशक ये मेरे सच्चे शब्द हैं। फोंग कैन ने ट्रांग लैक येन से लालटेन ले ली, महल की नौकरानी को उसे पकड़ने नहीं दिया। उसने एक हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ में लालटेन लेकर धीरे धीरे अंदर चला गया। सुंदरी के कोमल और चिकने हाथों ने उसे बहुत सुकून दिया। अचानक उसे याद आया कि उसने आज दोपहर क्या कहा था। उसकी आवाज और भी नरम हो गई। रात बहुत ठंडी है, मेरी रखैल दरवाजे पर क्यों खड़ी है? महाराज मेरे पति हैं। मैं नहीं चाहती कि जब महामहिम दाव नोक मंडप में आएं तो उन्हें केवल कुछ खामोश रोशनियां ही दिखें। ट्रांग लैक येन की आवाज धीरे धीरे नरम होती गई। मैं भी महामहिम के लौटने का इंतजार करना चाहती हूँ। दोनों लोगों के पीछे चलते हुए काओ डुक ट्रुंग ने अचानक यह वाक्य सुना। उसके कदम धीमे हो गए। उपपत्नी झाओ के ये शब्द पहले ही नियमों से परे जा चुके थे। हैसियत के लिहाज से उपपत्नी झाओ एक छोटी उपपत्नी मात्र थी। उसे वापसी जैसे दो शब्दों का इस्तेमाल करने का अधिकार कैसे हो सकता था? लेकिन सम्राट ने कुछ नहीं कहा। उनके जैसे सेवक को इस समय बहरे की भूमिका निभानी चाहिए। जानबूझकर धीमा करते हुए काओ दे झोंग ने अचानक अपना सिर उठाया और सामने अगल बगल चल रहे दो आकृतियों को देखने लगा। सम्राट को उपपत्नी झाओ को दहलीज पार करने में मदद करते देखकर उपपत्नी झाओ ने अपना सिर झुकाया और उसे देखकर हल्के से मुस्कुराई। अगर कोई कहे कि उपपत्नी यान की मुस्कान एक देश जितनी खूबसूरत थी, तो उपपत्नी झाओ की यह मुस्कान असीम रूप से ईमानदार थी। काओ दे झोंग को वे शब्द याद आ गए जो उसे आज दोपहर नहीं सुनने चाहिए थे। अचानक इस उपपत्नी झाओ के लिए तरस आ गया। हरम में रहते हुए किसी से सच्चा प्यार करने से ज्यादा दयनीय क्या हो सकता है? सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए काओ डुक ट्रुंग रुक गया, दरवाजा बंद किया, फिर धीरे से कुछ कदम पीछे हट गया। पत्थर की सीढ़ियों पर चुपचाप खड़ा होकर दालान में लटकी हुई चमकदार गुलाबी लालटेन को देखता रहा। आज लालटेन इस कमरे में लटकी हुई थी, कल लाल मोमबत्तियां कहीं और जलाई जाएंगी। ट्रांग लैक येन सम्राट के पीछे बिस्तर तक गया, बैठ गया। सम्राट की कोमल और दयालु अभिव्यक्ति को देखा। उसे पता चल गया कि जब वह उसके साथ एक सामान्य पति की तरह व्यवहार कर रही थी तो सम्राट परेशान नहीं था, और उसने मन ही मन राहत की सांस ली। उसने इस खतरनाक कदम में कोई गलती नहीं की। अगर वह वापस जा सकती तो वह निश्चित रूप से दिमाग को जीतने के लिए बेहतर रणनीतियां नामक एक बेस्ट सेलर लिखती। यह केवल एक अफसोस की बात थी कि समय यात्रा एकतरफा टिकट थी। बहुत कम लोग वापस लौट सकते हैं, खासकर जब उसने एक बार ऐसी अनैतिक डेयरी कंपनी के लिए काम किया हो।
क्या हुआ? तुमने तो अभी कहा था कि तुम मेरे वापस आने का इंतजार करोगे और अब कुछ नहीं कह रहे हो। फोंग कैन ने देखा कि ट्रांग लैक येन चुप है, इसलिए वह धीरे से बोला, मैं तुम्हें इतना चुप देखने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। महाराज, आप मेरे विचारों को कैसे समझ सकते हैं? ट्रांग लैक येन थोड़ा उत्तेजित दिखी। उसने फोंग कैन की आस्तीन खींची। महाराज को यहाँ आते देख मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैंने अभी जो कहा वह मेरे कर्तव्य के अनुरूप नहीं था। मैं असहज महसूस कर रही हूँ। फोंग कैन ने यह सुना, वह थोड़ा स्तब्ध हुआ, फिर तुरंत मुस्कुराया। मैं तुम्हारा पति हूँ। तुम मेरे वापस आने का इंतजार करो। क्या तुम्हारे कर्तव्य में कोई गलती है? वह हाथ जो लबादा पकड़े हुए था, हल्का सा कांप उठा। यह कांपना फोंग कैन के दिल की गहराइयों तक फैल गया। उसका दिल अचानक धड़कना बंद हो गया। उसने उस खुशी और उत्साह को देखा जिसे चियू टैन ने उसकी आंखों में छिपाने की कोशिश की थी, और धीरे से उसके बालों को सहलाया। अगर प्यार नहीं आता है तो पता नहीं होने का नाटक करो। अगर तुम्हें पता नहीं है तो क्या यह दुख नहीं देगा? यह सिर्फ एक मूर्ख लड़की थी जो अपना दिल खो चुकी थी और खुद को धोखा देना चाहती थी। उसे थोड़ा और एहसान देना चाहती थी ताकि वह अपनी सच्ची भावनाओं का बदला चुका सके। शायद इसलिए कि वह लड़की के दिल में उसके लिए भावनाओं को जानता था, या इसलिए कि उसका शरीर इतना कोमल था कि उसने उसकी आत्मा को छीन लिया। फोंग कैन ने इस रात का भरपूर आनंद लिया। छोटी लड़की पहले से ही उसकी बाहों में गहरी नींद सो रही थी। उसका हाथ अभी भी अनजाने में उसके सीने से चिपका हुआ था। महल के नियमों के अनुसार अनुग्रह प्राप्त करने के बाद एक उपपत्नी पूरी रात उसके साथ एक ही बिस्तर पर सो सकती थी, लेकिन वह केवल सही स्थिति में आज्ञाकारी रूप से लेट सकती थी। उपपत्नी झाओ ने वास्तव में खुद को उसके चारों ओर लपेट लिया और सो गई, जो वास्तव में शिष्टाचार को तोड़ रहा था। लेकिन फेंग जिन ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। इस तरह के नियम दूसरे नहीं देख सकते थे, और वह छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करता था। सौभाग्य से महल की अन्य महिलाएं ऐसी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी मर्जी से करने दिया। किसने कहा कि सम्राट एक लोहे की छड़ी है जिसे कढ़ाई की सुई में तेज किया गया है? झुआंग लोयान ने सोचा कि इस सम्राट में बहुत अधिक ऊर्जा है। उस सुबह जब वह जागी तो उसने देखा कि सम्राट थान तुयन पहले से ही अपना लबादा पहने हुए थे। उसने इस आदमी को देखने के लिए अपनी आंखें मूंद ली। वह काफी सुंदर था, अन्यथा वह दिलचस्पी खो देती। फोंग कैन ने अचानक अपना सिर बिस्तर की ओर घुमाया और ट्रांग लैक येन की मोहक और भोली नजर को अपनी ओर देखते हुए पाया। वह बिस्तर पर चली गई और बैठ गई। मेरी उपपत्नी जाग रही है? महाराज, ट्रांग लैक येन ने ऐसे हरकत की जैसे वह उठकर बैठना चाहती हो, फिर कमजोरी से बिस्तर पर गिर पड़ी। जैसी कि उम्मीद थी, फोंग कैन ने तुरंत उसे रोक दिया। कल रात मेरी प्यारी उपपत्नी पहले से ही थकी हुई थी। मेरी सेवा करने के लिए उठने की कोई जरूरत नहीं है। सांत्वना के कुछ और शब्द कहने के बाद वह उठ खड़ा हुआ और जाने वाला था। जैसे ही वह खड़ा हुआ, उसके ड्रैगन रोप को एक सफेद हाथ ने पकड़ लिया। उसने अपना सिर घुमाया और देखा कि कंसर्ट झाओ उसे उम्मीद से देख रही थी, इसलिए उसने पूछा, क्या मेरी प्यारी उपपत्नी कहीं ठीक महसूस नहीं कर रही है? फिर चियू टैन ने एक सुगंधित थैला निकाला और उसे अपने हाथ में रख लिया। महाराज ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए हैं। मेरे पास जो कुछ भी है वह सब महामहिम की देन है। केवल यह कढ़ाई वाला थैला ही वह चीज थी जिसे मैंने महल में प्रवेश करने से पहले मंदिर में मांगा था। मठाधीश ने कहा कि यह थैला लोगों के लिए शांति और सौभाग्य लाता है। मैं इसे महाराज को देना चाहता हूँ। थैली पर फुक शब्द की कढ़ाई की गई थी। हालांकि कपड़ा अच्छा था, लेकिन इसकी तुलना महल के कपड़ों से नहीं की जा सकती थी।
यह छोटा था लेकिन बहुत ही नाजुक ढंग से सिल दिया गया था। फोंग कैन ने थैली को अपनी आस्तीन में रखा। मैं तुम्हारे इरादे समझता हूँ, मेरी प्यारी उपपत्नी। मैं दरबार जाऊंगा। तुम्हें थोड़ा और आराम करना चाहिए। दाओ यू मंडप को छोड़कर फेंग जिन ने शाही गाड़ी में बैठकर अपनी आस्तीन से सुगंधित बैग को बाहर निकाला, उसे थोड़ी देर के लिए देखा, फिर उसे अपनी आस्तीन में वापस रख दिया। उसे अपनी कमर के चारों ओर नहीं किया। महारानी झाओ परिवार की मुख्य शाखा की बेटी थी और स्वाभाविक रूप से महारानी बनने में सक्षम होने के कारण सम्राट के पक्ष में भरोसा नहीं किया गया था। लेकिन झाओ परिवार की शक्ति पर, हालांकि झाओ परिवार ने महान शक्ति नहीं की, हालांकि यह भी नहीं था झाओ परिवार कितना विनम्र और अनुशासित था। सम्राट अपने हाथों में सत्ता पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था, इसलिए सम्राट चेंगक्सुआन के पास झाओ परिवार के लिए योजनाएं होनी चाहिए। और यह केवल कुछ समय पहले की बात थी, जब वह एक्शन लेने के बाद जुआंग लुओ ने मुख्य हॉल में प्रवेश किया। अंदर पहले से ही कुछ रखैलें मौजूद थी। वह आज्ञाकारी ढंग से रानी का अभिवादन करने के लिए आगे बढ़ी। रानी ने जानबूझकर उसके लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाईं। अपनी रस्म पूरी करने के बाद उसने उसे बैठने के लिए जगह दी। मिस चियो टैन आज थोड़ी देर से आई हैं। नुफी की आवाज अभी भी पहले की तरह ही मधुर और अद्भुत थी। यह उपपत्नी दोषी है, कृपया इसे दंड दीजिए महाराज। ट्रांग लैक येन खड़ी हो गई, लेकिन उसने महारानी की ओर मुड़कर केवल माफी मांगी। शाही उपपत्नी न्यू के हाव भाव थोड़े बदल गए। यह देखकर कि महारानी के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, उसने ट्रांग लैक येन की ओर देखा। महारानी ने शालीनता से मुस्कुराते हुए कहा, चियू टैन को इस तरह माफी मांगने की जरूरत नहीं है। उसने सम्राट की सेवा करने के लिए कड़ी मेहनत की है और अभी भी मुझे नमस्ते कहना याद रखती है। वह वास्तव में शिष्टाचार को महत्व देने वाली व्यक्ति है। येन क्वी टैन के चेहरे पर अभी भी एक सौम्य मुस्कान थी, लेकिन उसके दिल में वह ठंडी हंसी हंस रही थी। महारानी के सामने नुफी के लिए बोलने की कोई जगह नहीं थी। इस बार चियू टैन ने वास्तव में नुफी के चेहरे पर थप्पड़ मारा। महाराज दयालु हैं और मुझे दोष नहीं देते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। ट्रांग लैक येन ने नुफी की ओर मुड़कर थोड़ा झुका। वैसे यह उपपत्नी भी नुफी को उसे सुंदर ब्रोकेड देने के लिए धन्यवाद देती है। ब्रोकेड पर कढ़ाई की गई वेईजी की 1000 परतें वास्तव में बहुत जीवंत दिखती हैं। वेईजी फूलों की 1000 परतें सभी फूलों में सबसे प्रतिष्ठित हैं, एक महान अर्थ रखती हैं और साधारण उपपत्नियों को उन्हें उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जब तक कि सम्राट या महारानी द्वारा अनुमति न दी जाए। अब शाही उपपत्नी न्हू ने शाही उपपत्नी झाओ को 1000 परत वाला वीजी ब्रोकेड प्रदान किया है, जो वास्तव में नियमों से परे है। क्या यह ऐसा नहीं है कि वह महारानी का सम्मान नहीं करती है? जैसे ही नुफी ने ट्रांग लैक येन से उस मामले का जिक्र सुना, वह तुरंत समझ गई कि उसके पिछले कार्य अच्छे नहीं थे। उसे डर था कि इससे रानी असंतुष्ट हो जाएगी। सम्राट ने पत्नी न्हू को बहुमूल्य ब्रोकेड प्रदान किया। पत्नी न्हू ने उदारतापूर्वक इसे आपको वापस दे दिया। आप इसे स्वीकार करने में निश्चिंत हो सकते हैं। रानी ने नुफी की ओर देखते हुए मुस्कुराकर कहा, हम सभी बहनें हैं जो सम्राट की सेवा करती हैं। आपके लिए हमारा उपयोग करना ठीक है। नुफी का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई। यह उपपत्नी असभ्य थी। कृपया इसे दंड दीजिए महाराज। हम बहनों में एक दूसरे के लिए गहरी भावनाएं हैं, इसमें अशिष्टता की क्या बात है? शाही उपपत्नी न्यू बहुत सावधान हो रही है। महारानी ने अपना मुंह रुमाल से ढक लिया और मुस्कुराते हुए कहा, आप दोनों को जल्दी से बैठ जाना चाहिए। नुफी का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुर्सी पर बैठ गई और कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। ट्रांग लैक येन ने अपनी पलकें नीचे की
और चिकनी पत्थर की फर्श को देखा जो दर्पण की तरह साफ दिखाई दे रही थी। महारानी के तरीके वाकई भयानक थे। सतह पर उसने कहा कि वह किसी को दोष नहीं देती, लेकिन उसने चुपके से नूफी को बता दिया, चाहे वह कितनी भी पसंदीदा क्यों न हो, महारानी के सामने वह किसी भी अन्य साधारण उपपत्नी से बेहतर नहीं थी, क्योंकि वह मुख्य महल की महारानी थी। कोई भी उससे आगे नहीं बढ़ सकता था। यह वास्तव में एक क्रूर वार था, किसी को चाकू मारना, लेकिन उसे मारना नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बनाना। नूफी पर नजर डालते हुए जो वहां एक पीले चेहरे के साथ बैठी थी, फिर चुपके से उन उपपत्नियों को देखती हुई जो अभी भी पहले की तरह मुस्कुरा रही थी, ट्रांग लेक येन ने चुपचाप अपनी नजरें हटा ली, खुद से सोचते हुए, हरम में रहने वाली सभी महिलाएं दुबकी हुई बाघिनें, छिपे हुए ड्रैगन थी। शायद आज महारानी का मूड काफी अच्छा था। कानाओंग पैलेस में रखैलों ने जाने से पहले करीब 1 घंटे तक बातें की। जब वे महल के गेट पर पहुंची, तो बाहर सूरज पहले से ही काफी चमकीला था। माँ टिप डू और ट्रांग लेक येन की बनती नहीं थी। जैसे ही वे गेट से बाहर निकले, वे दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ट्रांग लेक येन को जिस बात ने थोड़ा हैरान किया वह था ट्रांग उयेन थान। ट्रांग टिप डू अभी भी दाओ नोक कैक के रास्ते पर इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने उसे देखा, उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े बदल गए। ट्रांग उयेन थान की ओर तेजी से चलते हुए, जब ट्रांग लेक येन ने सोचा कि यह बड़ी बहन कुछ नहीं कहेगी, तो उसने अपने होंठ हिलाए, अपना मुंह खोला, न की याद दिलाने के लिए और न ही बहन के स्नेह की याद दिलाने के लिए। आज मौसम वाकई बहुत अच्छा है, मुझे अभी भी याद है जिस दिन आपने महल में प्रवेश किया था, वह बारिश का दिन था। ट्रांग उयेन थान की आवाज बहुत शांत थी, लेकिन ट्रांग लेक येन अभी भी छिपी हुई घृणा को सुन सकता था। आपने अभी अभी महल में प्रवेश किया है। आपके उच्च पद की बदौलत आपको तुरंत 5वीं रैंक की कुलीन उपपत्नी के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ दिनों के लिए पक्षपातपूर्ण रहने के बाद आपको शाही उपपत्नी के रूप में पदोन्नत किया गया। ठीक उसी समय जब मुझे लगा कि आप पक्षपात से बाहर हो गई हैं, आपको चिएउ टैन के रूप में पदोन्नत किया गया। आप वास्तव में हमेशा दूसरों की तुलना में अधिक भाग्यशाली हैं। ट्रांग लेक येन रुक गया और ट्रांग उयेन थान की ओर देखने लगा। बहन, आज आप इन चीजों के बारे में क्यों बात कर रही हैं? यह सुनकर ट्रांग उयेन थान ने अचानक अपना सिर उठाया। ट्रांग लाक येन को घूरा। उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं। उसकी आवाज अवर्णनीय रूप से तीखी थी। ट्रांग लाक येन, मैं निश्चित रूप से उस दिन का इंतजार करूंगी जब मैं तुम्हें बुरी तरह रोते हुए देखूंगी। इतना कहकर वह पलटी और दूसरी दिशा में चली गई। इतनी तीव्र घृणा ने ट्रांग लेक येन को आश्चर्य में डाल दिया। हालांकि इस शरीर के पिछले मालिक ने कई अपमानजनक काम किए थे, लेकिन यह ट्रांग उयेन थान को यहाँ ऐसे विचारहीन शब्द कहने के लिए पर्याप्त नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बारे में उसे पता न हो? मालिक, महल के बाहर से एक संदेशवाहक ने बताया है कि दूसरी उपपत्नी कल रात मर गई। वान टीच ने झुककर ट्रांग लेक येन के कान में फुसफुसाया। शायद युवती को यह खबर पहले से ही पता है। ट्रांग लेक येन थोड़ा स्तब्ध थी, ट्रांग उयेन थान को देखते हुए। अगर उसे अतीत में कोई चिंता थी, तो अब उसे कोई चिंता नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि महल में जीवन में भविष्य में और भी कई परेशानियां होंगी। मास्टर, वैन टीच को पता था कि ट्रांग लेक येन हमेशा से दूसरी उपपत्नी और युवती को नापसंद करता था, जब से वह छोटी थी। लेकिन आज जब उसने दूसरी उपपत्नी के जाने की खबर सुनी तो मालिक खुश होने के बजाय चिंतित क्यों दिखे? मुझे महल के बाहर की कोई खबर नहीं पता, और तुमने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना, समझे? ट्रांग लेक येन ने आह भरी। हरम का सदस्य होने और बाहरी दुनिया से बहुत ज्यादा संपर्क रखने के कारण तुम बहुत जल्दी मर जाओगे। वैन टिच दंग रह गई।
उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और चुप रही। थिना ट्रुक ने वैन टिच की ओर देखा, ट्रांग लैक येन का हाथ पकड़ा और धीरे से याद दिलाया, मास्टर, दीप थुक नगी और दीप थुक डुंग आ रहे हैं। ट्रांग लैक येन ने ऊपर देखा और उसने देखा कि 2 डीप बहनें उसकी ओर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसके विचार बुरे हैं, बल्कि इस सम्राट के कार्यों के कारण लोग बुरे विचार सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। हरम में बहनों की कई जोड़ियां हैं। शाही कुलीन पत्नी शू और शाही पत्नी सू चचेरी बहनें हैं। शाही पत्नी ये और शाही पत्नी ये सौतेली बहनें हैं। ट्रांग उयेन थान और मैं सौतेली बहनें हैं। एक निश्चित टोन ह्यू को भी है, जो महारानी की दूर की रिश्तेदार है। कोई आश्चर्य नहीं कि ये लोग करीबी बहन के बारे में बात करना पसंद करते हैं। क्या यह सच नहीं है? ट्रांग लैक येन ने आह भरी। सम्राट का स्वाद बहुत खास है। यह केवल अफसोस की बात है कि फूलों और जेड जैसी खूबसूरत महिलाओं को अपनी वसंत सुंदरता को यहाँ दफनाना पड़ता है। दीप थुक नगी और दीप थुक डुंग सगी बहनें हैं। दोनों दूसरे दर्जे की अधिकारी हैं, लेकिन सम्राट दीप थुक नगी को अधिक पसंद करते हैं। वह कई बार उनके महल में जा चुके हैं। फिर भी जो गर्भवती है वह दीप थुक डुंग है। मुझे आश्चर्य है कि दीप थुक नगी को कैसा लगता है। यह उपपत्नी लेडी डीप थुक डुंग और लेडी डीप थुक घी का अभिवादन करती है। ट्रांग लैक येन घुटनों के बल बैठ गई। उसकी निगाहें थोड़ी नीचे झुकी हुई थी और उसने डाइप थुक नगी के मुलायम सफेद हाथ को डाइप थुक डुंग की कलाई को सावधानी से सहारा देते हुए देखा, जो बहुत सावधानी से था। रखेल, दीप थुक नगी ने कभी भी चिएउ टैन को महत्व नहीं दिया, चाहे उसका अतीत हो या वर्तमान। पारिवारिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में ट्रांग परिवार दीप परिवार से बहुत कमतर है। दैवीय कृपा के संदर्भ में दोनों ट्रांग बहनें मिलकर भी उसके अकेले जितनी अच्छी नहीं हैं। अब जब यह उपपत्नी चियू अचानक उसकी आंखों के सामने आई, तो उसे अचानक उसे ध्यान से देखने की इच्छा हुई। उसकी सुंदरता वास्तव में ट्रांग टाइप डू से बेहतर थी। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने सम्राट की नज़र को आकर्षित किया। बहन झाओ, औपचारिकताओं की कोई आवश्यकता नहीं है, दीप थूक डुंग ने कहा। उनके चेहरे पर अभी भी सौम्य मुस्कान थी, जिससे लोगों को पहली नज़र में ही लग रहा था कि वह मिलनसार और मिलनसार हैं। साथ ही उनके बगल में बैठी दीप थूक नगी की अभिमानी और सख्त छवि भी उजागर हो रही थी। धन्यवाद, मिस डीप थूक डोंग। धन्यवाद, मिस डीप थूक घी। ट्रांग लैक येन सीधी खड़ी हो गई। उसकी नजरें दीप थुक डंग के पेट पर घूम गईं। यह थुक डंग कोई कमजोर इंसान नहीं लग रही थी। वह सिर्फ 2 महीने की गर्भावस्था के बाद अचानक रानी के सामने बेहोश क्यों हो गई। हालांकि उसे कभी बच्चा नहीं हुआ था, लेकिन वह जानती थी कि गर्भवती महिला को पहले 3 महीनों में बहुत सावधान रहना पड़ता है। दीप थुक डंग इतनी बेवकूफ नहीं होगी कि वह दूसरों को दिखाने के लिए जानबूझकर अपनी गर्भावस्था का खुलासा करे। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह बेहोशी एक संयोग था या किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था। मैं और मेरी बड़ी बहन कुछ देर के लिए बगीचे में टहलने की योजना बना रहे हैं। क्या इंपीरियल उपपत्नी चियू भी साथ आ सकती है? दीप थुक नगी ने दीप थुक डुंग की कोमल मुस्कान को देखा और थोड़ा सा भौहें सिकोड़ ली। दोनों रखेलों ने ध्यान दिया है, इसलिए इस रखेल को मना नहीं करना चाहिए था। दुर्भाग्य से इस रखेल को आज कुछ काम करने हैं। कृपया मुझे माफ कर दो, दोनों रखेले। ट्रांग लैक येन की हिम्मत नहीं हुई कि वह गर्भवती महिला के करीब जाए। अगर कुछ हुआ तो वह सचमुच खत्म हो जाएगी। फीफ, शाही उपपत्नी दीप ने तिरस्कारपूर्वक हंसते हुए कहा, जैसे कि उसने ट्रांग लैक येन के विचारों का अनुमान लगा लिया था। उसने आलस से उसकी ओर देखा। ठीक है, अगर उपपत्नी चिएओ को कुछ काम है, तो चलो पहले चलते हैं। ट्रांग लैक येन उस खूबसूरत नज़र से चौंक गई। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि दोनों दीप बहनें
दूर नहीं चली गई। फिर थिना ट्रुक और वान टिच को वापस डाउन गो कैक ले गई। ऐसा लग रहा था कि थुक डुंग ही गर्भवती थी, लेकिन दोनों बहनों के बीच दीप थुक नगी अभी भी अपनी बड़ी बहन से ऊंची स्थिति में थी। वैन टिच ने ट्रांग लैक येन को गहरी सोच में अपना सिर झुकाते हुए देखा, यह सोचकर कि वह दीप थुक नगी के घमंडी रवैये पर गुस्सा है। जैसे ही वह उसे सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोलने वाली थी, उसने अचानक ट्रांग लैक येन को यह कहते हुए सुना, दीप थुक नगी वास्तव में एक सुंदरी है। यून शी ने चुपचाप अपना सिर नीचे कर लिया। पीच ब्लॉसम मंडप में लौटते हुए झुआंग लुओयान आलस से नरम टॉवर पर लेट गया, कमरे के अंदर की सजावट का आकलन कर रहा था। जब वह पहली बार आई थी, तब की तुलना में ये बहुत बेहतर थे। शांगशी ब्यूरो ने जो भोजन परोसा था, वह भी सबसे अच्छा था। यह देखा जा सकता था कि हरम में एक उपपत्नी जो सम्राट द्वारा पसंद नहीं की गई थी और जिसका उच्च पद नहीं था, उसके पास कुछ भी नहीं था। दोपहर का भोजन समाप्त करने के तुरंत बाद फू बाओ जल्दी से अंदर चला गया। उसका चेहरा अभी भी पसीने से लथपथ था, मालिक को रिपोर्ट करते हुए, लेडी ये शुरोंग के पेट में बच्चा चला गया है। अब और नहीं। ट्रांग लैक येन झपकी लेने ही वाली थी कि उसने यह सुना और धीरे से उसकी ओर देखा। क्या बात है? फुक बाओ ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और कहा। इस नौकर ने महल के लोगों से सुना कि दीप थुक नगी के साथ बगीचे में टहल रहा था। जब वे एक पत्थर की सीढ़ी पर पहुंचे, तो दीप थुक नगी फिसल गया और दीप थुक डुंग को गिरा दिया। भ्रूण भी खो गया। इस समय महारानी और महलों के कुलीन स्वामी सभी दीप थुक डुंग के निवास पर पहुंच चुके हैं। ट्रांग लैक येन खड़ा हुआ और बोला, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। मास्टर, कृपया अपने कपड़े बदल लें। यून शी ने देखा कि झुआंग लुओयान ने केवल कमर पर तितलियों की कढ़ाई वाली एक लंबी पोशाक पहनी हुई थी। उसके बाल ऊपर बंधे हुए थे और उसने ज्यादा गहने नहीं पहने थे। वह काफी साधारण दिख रही थी, इसलिए वह उसे याद दिलाना चाहती थी कि जाने से पहले थोड़ा मेकअप कर ले। टिंगझू ने यून शी को रोका और हंसते हुए कहा, यून शी, चलो। वैन टिच थोड़ा स्तब्ध था, फिर चुपचाप पीछे चला गया। ट्रांग लैक येन थिना ट्रुक और वैन टिच के रवैये से बहुत संतुष्ट था। कभी-कभी वे भगवान जैसे विरोधियों से नहीं डरते थे, लेकिन केवल सुअर जैसे साथियों से डरते थे। नौकर चाहे कितना भी वफादार क्यों न हो, अगर उसका दिमाग तेज नहीं है और उसका मुंह पर्याप्त रूप से कड़ा नहीं है, तो वह अपने मालिक को मार डालेगा। थिना ट्रुक और वान टिच की तरह यह सबसे अच्छा है। दीप थुक डुंग का निवास दाओ नगोक कैक से काफी दूर है। ट्रांग लैक येन पहुंचने से पहले काफी देर तक पैदल चली। जब वह पहुंची, तो कई अन्य रखैले पहले ही आ चुकी थी। जैसे ही वह दरवाजे में दाखिल हुई, उसने देखा कि शाही उपपत्नी दीप जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। उसके गाल मोम की तरह पीले पड़ गए हैं। महारानी ऊपर कुर्सी पर बैठी हैं। उनका चेहरा पानी की तरह शांत है। ट्रांग लैक येन ने उचित समारोह किया। महारानी ने संकेत देने के लिए अपना हाथ हिलाया। वह स्वचालित रूप से एक तरफ हट गई। ओंग टैन और तोंग हियन टैन के साथ खड़ी हो गई। उसने पहले ही डिप थुक डुंग के पेट में पल रहे बच्चे का अंदाजा लगा लिया था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी गिर जाएगा। और इतना ही नहीं, यह डिप थुक घी से भी जुड़ा था। कितना अजीब है। डिप थुक घी लापरवाही से फिसला या जानबूझकर? लेकिन यह कार्रवाई वास्तव में मूर्खतापूर्ण है। न केवल इसे उचित ठहराना मुश्किल है, बल्कि इससे दीप परिवार में असंतोष भी पैदा हो सकता है। हालांकि दीप थुक नगी खूबसूरत है, लेकिन वह दिमागहीन नहीं है। वह ऐसा क्यों करेगी? सम्राट आ गए हैं। खैर, सम्राट को भी आना होगा। यह नाटक बहुत शोरगुल वाला लग रहा है। हालांकि
जिस दिन से वह महल में दाखिल हुई थी, तब से लेकर अब तक महारानी डोवगर प्रकट नहीं हुई हैं, और जब दीपथुक डुंग का बच्चा मर गया, तब भी उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला। यह बूढ़ी औरत वास्तव में धैर्यवान है। जैसे ही सम्राट ने प्रवेश किया, सुंदरियों के समूह ने तुरंत एक साथ सलामी दी। यहाँ तक कि महारानी जो ठीक से बैठी हुई थी, उनका अभिवादन करने के लिए खड़ी हो गईं। सम्राट को अपना स्थान दिया और फिर नीचे की स्थिति में बैठ गईं। फोंग कैन ने शांति से जमीन पर घुटने टेकते हुए दीपथुक नगी को देखा। दीपथुक नगी ने गलती से सम्राट के पोते को नुकसान पहुंचाया। उसकी लापरवाही और मेरे प्रति उसकी पिछली चौकस सेवा को देखते हुए मुझे अब दूसरे दर्जे की उपपत्नी से 5वें दर्जे की उपपत्नी डोंगहुआ के पद पर पदावनत किया जाता है। ट्रांग लैकियेन ने दाइपथुक नगी को देखा, जो सम्राट की बातें सुनकर जमीन पर निढाल होकर गिर पड़ी थी। खुद को रोक न पाने के कारण उसने चुपके से सम्राट के हाव भाव को देखा कि उसके हाव भाव में कोई भाव नहीं था। उसकी आंखों में बेचैनी का कोई निशान भी नहीं था। सम्राट की नजर में हरम में महिलाओं के सिर्फ 2 काम थे, बिस्तर गर्म करना और बच्चे पैदा करना। अगर सम्राट बच्चे पैदा करने के लिए किसी औजार का इस्तेमाल नहीं करना चाहता और साथ ही उस औजार में उसकी रुचि खत्म हो जाती, तो हरम में उसके जीवन की कोई उम्मीद नहीं रह जाती। महारानी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, महाराज, दाइपथुक डंग ने अब अपना बच्चा खो दिया है। दाइपथुक नगी का शायद यह मतलब नहीं था। क्या उसे इतनी कड़ी सजा देना सही है? महारानी को अब उसके लिए दलील देने की जरूरत नहीं है। फोंग कैन ने जमीन पर गिरी महिला की तरफ देखने की जहमत नहीं उठाई। आपको उसे अब दाइपथुक नगी नहीं कहना चाहिए। कृपया दाइप डंगहुआ को नमस्कार करें। मैं महामहिम आपकी कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। दीप डंगहुआ का चेहरा पीला पड़ गया था। वह असंतुलित होकर खड़ी हो गई। उसका सुंदर चेहरा आंसुओं से लथपथ था। वह अपने आसपास के लोगों की उपहासपूर्ण और हर्षित निगाहों को महसूस करने में सक्षम लग रही थी, लेकिन वह अनिच्छुक थी। वह इस तरह से इच्छुक नहीं हो सकती थी। अपना सिर घुमाकर उस आंतरिक कमरे की ओर देखा जहां दीपथुक डुंग लेटी हुई थी। दीप डंगहुआ ने अपनी पीठ सीधी की, घुटनों के बल बैठ गई। यह उपपत्नी विदा लेगी। ट्रांग लैकियेन ने दीप डंगहुआ की आकृति को धीरे धीरे जाते हुए देखा। भावुक हो रहा था। हालांकि विदा हो रही सुंदरता का रूप बेहद खूबसूरत था। दुर्भाग्य से वह एक ऐसे सम्राट से मिली जो नहीं जानता था कि महिलाओं को संजोने का क्या मतलब है। फोंग कैन ने दीपथु डुंग को कुछ चीजें देने का आदेश दिया और जाने के लिए खड़ा हो गया। उसकी नजर कमरे में खड़ी महिलाओं पर पड़ी। अचानक एक बहुत ही भड़कीले कपड़े पहने महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, 6ठी रैंक किम लोंग नगी मेरे सामने अपमानजनक था। उसे सबसे निचले रैंक कैन वाई पर पदावनत कर दिया गया। अंतिम रैंक, सबसे निचला रैंक। यह कहने के बाद उसने ठंडे भाव से किम कैन वाई को जमीन पर घुटनों के बल बैठे देखा। मेरा राजकुमार चला गया है, फिर भी आपके पास भव्य रूप से कपड़े पहनने का मन है। कितना ठंडा और हृदयहीन व्यक्ति। यह कहने के बाद उसने अपनी आस्तीन लहराई और सुंदरियों के समूह की ओर दोबारा देखे बिना चला गया। आपकी उपपत्नी महाराज को अलविदा कहती है। सभी रखैलों ने सम्मानपूर्वक सलाम किया। ट्रांग लैकियेन ने सम्राट के सुंदर रूप को देखा, बहुत देर तक सोचा। आखिरकार उसके लंबे और घमंडी रूप का वर्णन करने के लिए एक शब्द खोज निकाला। केवल एक शब्द था, और वह था मैल। किम लोंग नगी को सम्राट द्वारा एक नीच उपपत्नी के पद पर पदावनत किए जाने की कहानी वास्तव में महल में रहने वालों के लिए एक छोटी सी बात थी। हालांकि किम लोंग नगी एक साधारण पृष्ठभूमि से आई थी, लेकिन महल की नौकरानी से उपपत्नी के पद पर चढ़ना किसी बहुत ही उच्च कौशल वाले व्यक्ति द्वारा किया गया होगा। लेकिन हरम में
सारा गौरव सम्राट द्वारा प्रदान किया गया था। अब अगर वह इसे वापस लेना चाहता था तो उसे बस एक वाक्य की आवश्यकता थी। महाराज, शाही उपपत्नी किम थी। वो ने अपने स्वामी के शरीर पर सुंदर पोशाक को देखा, सावधानी से चारों ओर नजर घुमाई, मानो वह नहीं चाहता था कि कोई भी आए। सम्राट का बच्चा चला गया है, वह असहज महसूस कर रहा है। किम लुओंग नगी को एक नीच उपपत्नी के रूप में पदावनत करने में क्या अजीब बात है। नूफी ने थी वो की बाह पकड़ी, रुमाल से उसके मुंह के कोने को पोंछने का नाटक किया। मैंने सुना है कि किम लुओंग नगी भाइयों ने अपने नौकरों को दूसरों पर हमला करने दिया, किसी को पीट पीट कर मार डाला और हर जगह चिल्लाया कि उनकी बहन सम्राट की पसंदीदा उपपत्नी थी। इस बारे में बोलते हुए नूफी ने व्यंग्यात्मक ढंग से हंसते हुए कहा, वह सिर्फ एक दासी है जो महल की नौकरानी से 5वें दर्जे के पद पर पहुंच गई है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपनी माँ के घर में बेकार है। तभी अचानक वू को समझ में आ गया कि यह ऐसा ही है। उसने सोचा कि हालांकि यह शाही उपपत्नी किम लुओंग सबसे पसंदीदा व्यक्ति नहीं थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों में सम्राट उसके यहाँ कई बार आया था। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए उपपत्नियों में से उसे ही क्यों चुना, यह पता चला कि इसके पीछे एक कारण था। नूफी ने थी वो की प्रबुद्ध अभिव्यक्ति को देखा, थोड़ा अधीरता से भौहें सिकोड़ते हुए, आपको भी हर दिन ध्यान देना चाहिए, थोड़ा और चुस्त होना चाहिए। इस महल को आपको हर चीज की याद दिलाने न दें। हाँ, थीवू ने अपना सिर नीचे कर लिया। नूफी के दूसरी ओर खड़ी फाटतू की आंखों में उपहास की चमक आ गई। जब उसने अपना सिर नीचे किया तो उसने ध्यान से नूफी की सेवा की, जैसे उसने अपने स्वामी से कभी फटकार के शब्द नहीं सुने थे, न ही उसने थीवू की उलझन देखी थी। महाराज, उधर देखिए, क्या ये शाही उपपत्नी चियू और शाही उपपत्नी वियन नहीं है? फातू ने सामने वाले व्यक्ति की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, रखेल वियन का रंग रूप अच्छा नहीं लगता। नूफी के कदम एक पल के लिए रुक गए। उसने ध्यान से कुछ बार देखा और अपनी भौहें उठाईं। इस शाही उपपत्नी को पिछले कुछ वर्षों में बहुत अधिक अनुग्रह नहीं मिला है। अब वह उस चियू के साथ क्यों असहमत है? उसे चियू टैन पसंद नहीं था, लेकिन उसे वियन फी भी बहुत पसंद नहीं था। उस साल जब वह पहली बार महल में दाखिल हुई थी, तो वियन फी ने कई बार उसके लिए मुश्किलें खड़ी की थी। अब जब ये दोनों आमने सामने थे, तो उसे नाटक देखने में भी बहुत दिलचस्पी थी। महाराज, इस नौकर ने कुछ समाचार सुना है। थीवू ने समय पर बात की। इस नौकर ने अन्य नौकरों को यह कहते सुना है कि दरबार में लैम परिवार और ट्रांग परिवार के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। शायद इस मामले के कारण शाही उपपत्नी वियन शाही उपपत्नी चियो के साथ परेशानी पैदा करने आई थी। नूफी ने हल्के से मुस्कुराकर थीवू को सहारा देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और कहा, तो ऐसा ही है, हमें एक और अच्छा शो देखने को मिलेगा। ट्रांग लेक येन को लगा कि वह बहुत मासूम है। दीप थुक डुंग के निवास से निकलकर वह आज्ञाकारी रूप से अपने रास्ते चली गई थी। फिर भी कोई व्यक्ति परेशानी पैदा करने आया था, इतना ही नहीं, इस व्यक्ति ने नूफी की तरह कपास में सुई छिपाने की तरकीब का उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई और सीधे हमला कर दिया। इस शरीर के पिछले मालिक को इस वियन फी की कोई याद नहीं थी। ट्रांग लेक येन भी इस व्यक्ति को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाया, केवल इतना जानता था कि उसने सम्राट की सेवा की थी जब वह अभी भी क्राउन प्रिंस था। अब हालांकि वह लगभग 30 वर्ष की थी, उसकी सुंदरता अभी भी उज्ज्वल थी। दुर्भाग्य से नए लोग आते रहे, पुराने लोगों को पीछे हटना पड़ा। इस तरह की सुंदरता को गहरे महल में दफन करना पड़ा। मैंने बहुत समय से सुना है कि दाउन गो कैक की उपपत्नी चियू घमंडी और असभ्य है क्योंकि वह सम्राट की कृपा पात्र है। मैंने शुरू में सोचा था कि यह नौकरों की बकवास है जब वे स्वतंत्र होते हैं। आज जब मैं उससे मिला
तो मुझे एहसास हुआ कि देखने पर ही विश्वास होता है। वह वास्तव में कोई ऐसी व्यक्ति है जो नियमों को नहीं जानती है। उपपत्नी ने अपनी भौहें उठाईं। उसकी आवाज तीखी थी। उसने अपनी तर्जनी का उपयोग करके ट्रांग लैक येन की ठोड़ी को उठाया, ऊपर से नीचे की ओर देखते हुए उसके सामने घुटनों के बल बैठी महिला को देखा। वह जवान और सुंदर थी। उसकी त्वचा कोमल और चिकनी थी। लेकिन मेरी तरह अब मेरी जवानी चली गई है और सम्राट का दिल भी चला गया है। हाथ जोर से दबाया। औरत की ठोड़ी पर लाल निशान उभर आया। शाही उपपत्नी ने धीरे से अपना हाथ वापस खींचा, ध्यान से अपनी उंगलियां तौलिए से पोंछीं और बोली, इतनी सुंदर दिखने के बाद भी तुम पहले से ही किसी और से बेहतर मानी जाती हो। महल में इतना घमंडी होने का तुम्हें क्या अधिकार है? ट्रांग लैक येन ने अपना सिर नीचे कर लिया और मन ही मन चुपचाप रोती रही। हालांकि यह शाही उपपत्नी किसी की कृपा पात्र नहीं थी, लेकिन उसने कई वर्षों तक सम्राट की सेवा की थी। वह सिर्फ एक छोटी शाही उपपत्नी थी। अगर उसे सम्राट के हाथों थोड़ा नुकसान भी हुआ तो कोई कुछ नहीं कहेगा। अब एकमात्र व्यक्ति जो उसे बचा सकता है वह या तो वह दुष्ट सम्राट है या कोई उच्च पदस्थ उपपत्नी है जो शाही उपपत्नी को पसंद नहीं करती। लेकिन महल में सुंदरियों के ढेर और सम्राट के रखैलों के प्रति व्यवहार को याद करके उसने अपनी ठुड्डी रगड़ी। उसे रोमांस उपन्यास की नायिका बनना नहीं था, इसलिए उसमें नायिका जैसी बुरी आदतें नहीं होनी चाहिए थी। भागने का कोई रास्ता जल्दी से सोच लेना ही सही था। महाराज, कृपया निष्पक्ष रहें। मैं वास्तव में ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। ट्रांग लैक येन ने अपने दिल में आह भरी। यह शाही उपपत्नी स्पष्ट रूप से उसे निशाना बनाना चाहती थी, किसी अन्य कारण से नहीं। हरम में रिश्ते वास्तव में बहुत जटिल थे। ओह, यह सिस्टर युआन फेई है। क्या हो रहा है? शाही उपपत्नी न्यू महल की नौकरानियों और किन्नरों के एक समूह को लेकर आई और इत्मीनान से चलकर धीरे से मुस्कुराते हुए उसने ट्रांग लैक येन को देखा जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। क्या यह उपपत्नी चियो की छोटी बहन है? वह हाल ही में सम्राट की कड़ी सेवा कर रही है। मुझे डर है कि वह भविष्य में बहुत व्यस्त होगी। उसने बड़ी बहन को कैसे दुखी किया। शाही उपपत्नी ने नूफी की ओर ठंडी निगाह से देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। क्या मेरी बहन नूफी के लिए सम्राट की सेवा करना कठिन नहीं है? नूफी ने आगे बढ़कर प्रत्येक कदम शालीन और सुरुचिपूर्ण ढंग से रखा, लोगों के दिलों को छूते हुए। सम्राट की सेवा करना हमारा आशीर्वाद है। आप इसे कठिन क्यों कहते हैं? अतीत में जब आपने सम्राट की सेवा की थी तो आपने कड़ी मेहनत के बारे में शिकायत नहीं की थी, है ना? यह सुनकर शाही उपपत्नी अब अपने होठों पर मुस्कान नहीं रोक पाई। उसने नूफी को ठंडेपन से देखा, फिर अपनी नजरें ट्रांग लैक येन पर घुमाईं, जो अभी भी घुटनों के बल बैठी थी। थोड़ी देर बाद उसने धीरे से अपना मुंह खोला। आज, नूफी की यहाँ मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए, मैं आपकी अशिष्टता को अस्थायी रूप से माफ कर दूंगी। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं नरमी नहीं बरतूंगी। नूफी मुस्कुराई जब उसने वियन फी की आकृति को धीरे धीरे दूर जाते देखा। थोड़ी देर बाद उसने घुटने टेकने वाले व्यक्ति को देखा और बहुत धीरे से कहा, याद रखना, अगर मैं आज तुम्हें खड़ा कर सकती हूँ तो मैं कल तुम्हें घुटने टेकने पर भी मजबूर कर सकती हूँ। इस हरम में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हें कुचलकर मार सकते हैं। यह कहने के बाद वह मुस्कुराई, महल की नौकरानी का हाथ पकड़ा और चली गई। उपपत्नी रैंक का प्रतिनिधित्व करने वाला अनुरक्षण समूह ट्रांग लैक येन के पास से ऐसे गुजरा जैसे कि वह हंस रहा हो और उसे नीचे देख रहा हो। समूह के गायब होने के बाद ट्रांग लैक येन खुद खड़ी हो गई, अपने घुटनों पर जमी धूल को साफ किया। उसके चेहरे पर चिंता का कोई संकेत नहीं दिखा। थिना ट्रुक वैंटिज, जब हम वापस आएंगे
तो आपको मेरे घुटनों की मालिश करनी होगी। कठोर फर्श पर घुटने टेकना वास्तव में असुविधाजनक है। जी श्रीमान। थिनर ट्रुक और वान टिच ने सावधानीपूर्वक ट्रांग लेक येन को डाउन गो कैक में वापस लाने में मदद की। वान टिच ने आह भरी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वीएनफी मास्टर के लिए इस तरह से मुश्किलें खड़ी कर देगा। उस समय पुराने मास्टर और लाम दाई नहान के बीच तालमेल नहीं था। किसने सोचा होगा कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी? लेकिन नूफी ने मास्टर की मदद क्यों की? वह व्यक्ति मालिक की मदद नहीं करना चाहता, वह सिर्फ एक अच्छा नाटक देखना चाहता है और सुविधाजनक रूप से मालिक और शाही उपपत्नी दोनों को असहज करना चाहता है। थिनर ट्रुक ने धीमी आवाज में कहा, उस समय जब शाही उपपत्नी नूह ने पहली बार महल में प्रवेश किया था, शाही उपपत्नी हमेशा उसके लिए परेशानी खड़ी करती थी। अब वे दोनों एक ही उपपत्नी की स्थिति में हैं। नूफी को सम्राट द्वारा वीएनफी की तुलना में अधिक समर्थन प्राप्त है। ऐसा करने से वीएनफी और अधिक असहज हो जाती है। ट्रांग लेक येन वास्तव में यह कहना चाहता था कि यह हरम की महिलाओं की विफलता और महानता दोनों थी। महानता सहन करने में थी, लेकिन विफलता यह थी कि जब वे ऊपर चढ़ रही थी तो उनकी आंखों में केवल पहाड़ की चोटी पर सुंदर दृश्य थे, लेकिन वे पहाड़ के तल पर फैली कंटीली झाड़ियों को भूल गईं, जिस पर उन्होंने कदम रखा था। उसने मेरी मदद सिर्फ यह बताने के लिए की कि वह मुझे जीने दे सकती है या मुझे मरने दे सकती है। ट्रांग लेक येन मंद मंद मुस्कुराया। वह कैट कैन टू के अपमान का बदला लेना चाहती है। दुर्भाग्य से ट्रांग लेक येन में कोई आत्मसम्मान नहीं था। नूफी की आज की हरकतों ने उसे थोड़ा असहज कर दिया, लेकिन यह वीएनफी की शारीरिक सजा से बेहतर था। उसने सोचा कि इस तरह अपमान सहना बहुत उचित था और वह अपने दिल में बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं था। एक निश्चित बिंदु पर एक बेशर्म और स्वाभिमानी महिला की आध्यात्मिक दुनिया वास्तव में विशाल और महान थी। जब शाही उपपत्नी अपने महल में लौटी तो उसने गुस्से में कुछ चाय के प्याले फेंके और तोड़ दिए। बेशक शाही उपपत्नी झांव घृणित थी, लेकिन शाही उपपत्नी नूह उसकी आंखों और दिल में कांटा थी। शापित बेटी जिसे अतीत में इस स्वर्गीय महल में रहना था, अब वह उसके बराबर ही बैठी थी और यहाँ तक कि उसे दिखाने के लिए पवित्र उपकार का इस्तेमाल भी किया। कितना घृणित! लाम थानम, शाही उपपत्नी नूह, आप बहुत अच्छी हैं। शाही उपपत्नी ने एक फूल की टहनी तोड़ी और ठंडी हंसी। ये शुरों का गर्भपात हो गया था। सम्राट का दिल टूट गया था और वह कई दिनों से हरम में नहीं गया था। शाही उपपत्नी जिनलियांग की गलती से पहले हरम में किसी ने भी कोई ऐसी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं की जो ध्यान आकर्षित करे। हर कोई आज्ञाकारी रूप से अपने अपने महलों में रहा। यहाँ तक कि जब वे महारानी को अपना सम्मान देने आए तो किसी ने जानबूझकर दूसरों का मजाक नहीं उड़ाया या उन्हें परेशान नहीं किया। अपने खाली समय के दौरान जुआंग लोयान ने इस युग में महिलाओं का एक बुनियादी कौशल सीखना शुरू किया, जो कढ़ाई था। हालांकि इस शरीर का पिछला मालिक आवेगी और स्वेच्छाचारी था, लेकिन वह कढ़ाई में बहुत अच्छा था, जिससे ट्रांग लेक येन को बहुत लाभ हुआ। वह रूमाल जैसी छोटी छोटी चीजों पर कढ़ाई करता था और काफी अच्छा दिखता था। हरम में जीवन, जब तक कि दूसरों द्वारा किसी को मुश्किल में नहीं डाला जाता था, मूल रूप से बहुत इत्मीनान से था। कभी कभी ट्रांग लेक येन ब्रश पेन से लिखने का अभ्यास भी करती है। हालांकि उसकी लिखावट बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन यह चिकन खरोंच जितनी खराब भी नहीं है। महाराज, आज सभी महलों में मसालों का नया सेट वितरित किया गया है। क्या आप इसे चखना चाहेंगे? वान टीच ने सावधानीपूर्वक एक छोटा लकड़ी का बक्सा, जिसके बाहर की ओर पेंट किया गया था, अंदर ले आया। स्वादिष्ट बनाना? ट्रांग लेक येन ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, इसे मेरे देखने के लिए यहाँ लाओ।
बॉक्स में धूप बत्ती बहुत सावधानी से बनाई गई थी। इसकी खुशबू बहुत कम थी। इस मौसम में कपड़ों या कमरों में धुआं लगाने के लिए यह बहुत उपयुक्त थी। ट्रांग लेक येन ने इसे एक पल के लिए देखा, फिर कहा, आज मौसम बहुत सुहाना है। मच्छर भगाने वाली धूप बत्ती जलाने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे कपड़ों में धुआं लगाना कभी पसंद नहीं रहा। आप इसे इकट्ठा करके रख सकते हैं। महल के नाटकों में मसाले सबसे ज्यादा जहरों में से एक होते हैं। उसे नहीं पता था कि इन मसालों में क्या गड़बड़ है, लेकिन उन्हें लंबे समय तक सूंघने से उसकी श्वसन प्रणाली को नुकसान पहुंच सकता है। अगर जरूरी न हो तो वह उन्हें अनदेखा कर सकती थी। युनशी ने मसालों को पैक करके रख दिया। कुछ देर सोचने के बाद उसे अंदाजा हो गया कि ट्रांग लेक येन के दिमाग में क्या चल रहा था। क्या मालिक चिंतित हैं? थिना ट्रुक ने धीरे से ट्रांग लेक येन के कंधों को सहलाया और धीरे से समझाया, इन सभी चीजों को विभिन्न स्थानों पर वितरित किए जाने से पहले सेंट्रल पैलेस से होकर गुजरना होगा, इसलिए समस्या होने की ज्यादा संभावना नहीं है। अन्यथा हम जो भी दैनिक उपयोग करते हैं उसका शोषण किया जा सकता है। ट्रांग लेक येन आलस से अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गई और मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन इस महल में सब कुछ सम्राट, रानी माँ और रानी के हाथों में है। यह सुनकर थिना ट्रुक चौंक गई। उसने पहले कभी इस बारे में नहीं सोचा था। दूसरी रखैलों की चालों पर विचार करते हुए वह एक बात भूल गई थी, दरबार के मामले भी हरम से जुड़े थे। यह नौकर उथला है, थिना ट्रुक ने कहा। मालिक एक सावधान और बुद्धिमान व्यक्ति है। यह नौकर तुलना नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि तुम उथले हो। बात यह है कि मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। यह मामला पक्का नहीं है, इसलिए इतना घबराने की जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन ने हाथ हिलाया और जम्हाई ली। अच्छा, मुझे थोड़ी नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी। थिना ट्रुक ने सोचा कि उसका स्वामी सम्राट के बारे में बुरा सोचना जारी नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने जल्दी से उसे झपकी लेने के लिए सेवा दी। बेशक वह नहीं जानती थी कि यह स्वामी सच्चाई से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, बल्कि बस बहुत नींद में था। सम्राट लगभग 10 दिनों से हरम में नहीं गया था, जिससे यहाँ की महिलाएं अपना धैर्य खो बैठीं और आज्ञाकारी बनी रहीं। हालांकि महारानी सम्राट की मुख्य पत्नी थी, इसलिए उन्हें इस मामले में सलाह देना असुविधाजनक था। महारानी विधवा बुद्ध से प्रार्थना कर रही थी, इसलिए निश्चित रूप से उन्हें परवाह नहीं थी, इसलिए सभी उत्सुकता से इंतजार कर रहे थे। महाराज, रानी आपसे मुलाकात का अनुरोध करती है। काओ डुक ट्रुंग फोंग कैन के पास गया, उसे एक स्मारक को मंजूरी देते हुए देखा, इसलिए उसने अपनी आवाज कम कर दी। रानी? फोंग कैन ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसकी आवाज थोड़ी ठंडी थी। उसने अपना सिर नीचे किया और स्मारक पढ़ना जारी रखा। कृपया रानी को अंदर आमंत्रित करें। महारानी ने महल में प्रवेश किया और सम्राट को आदरपूर्वक सलाम किया। यह देखकर कि वह अभी भी शांत है, उसने धीरे से कहा, हाल ही में राज्य के कामों ने सम्राट को व्यस्त रखा है, इसलिए उसने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दिया है। मैंने रानी को चिंता में डाल दिया है। हाल ही में दरबार में कई महत्वपूर्ण मामले हैं जिन्हें मुझे निपटाना है। मुझे हरम के मामले तुम्हारे ऊपर छोड़ने होंगे। फोंग कैन उठ खड़ा हुआ, रानी के पास गया, उसका हाथ पकड़ा और बैठते हुए कहा, यदि महल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो ठीक से खाना नहीं खाता है, तो आप उसे नियमों के अनुसार दंडित कर सकते हैं। मुझे इसकी सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कई सालों से पति पत्नी हैं, इसलिए इतनी सारी चीजों को लेकर इतना संकोच करने की जरूरत नहीं है। सम्राट का प्यार पाना मेरा आशीर्वाद है। महारानी के चेहरे पर मुस्कान थोड़ी चमक उठी। बस मैंने देखा कि सम्राट कई दिनों से बहनों से मिलने महल में नहीं आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उनसे मिलने आई थी।
लेकिन मुझे आपके राजकीय मामलों में देरी की उम्मीद नहीं थी। कैफू ऐसा क्यों कहेगा? फेंग जिन ने यह सुनकर हंसा। हम 10 साल से अधिक समय से पति पत्नी हैं। आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाल ही में हम सरकारी मामलों में व्यस्त रहे हैं और ये शुरों के बच्चे का मामला भी है। कृपया बहुत दुखी न हो। आपके महामहिम को एक और बच्चा होगा। महारानी ने सम्राट को उदास देखा और जल्दी से उन्हें सांत्वना दी। हम रखैले निश्चित रूप से आपके महामहिम के लिए कई अन्य सुंदर बच्चों को जन्म देंगी। कोई बात नहीं, मैंने रानी को चिंता में डाल दिया। फोंग कैन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने पिछले कुछ दिनों में कड़ी मेहनत की होगी। बस जल्दी घर जाओ और आराम करो। मुझे पता है कि क्या करना है। सम्राट को इस तरह देखकर महारानी कुछ और बोल नहीं पाईं, इसलिए वे चिंतित होकर पीछे मुड़ गईं। महारानी के चले जाने के बाद फोंग कैन ने अपने चेहरे की मुस्कान वापस ले ली और धीमी आवाज में कहा, काऊ डुक ट्रुंग। हाँ, गुलाम। काऊ डुक ट्रुंग अंदर आया। सम्राट का ठंडा चेहरा देखा, उसका दिल तेजी से धड़क उठा और उसने जल्दी से अपना सिर झुका लिया। हिजड़े को यहाँ बुलाओ। नपुंसक ने उपपत्नी कार्डों की एक ट्रे रखी हुई थी। पंक्ति दर पंक्ति लगभग 20 या 30 कार्ड थे, जिनमें से कई नाम ऐसे थे जिनके बारे में फेंग जिन को कोई जानकारी नहीं थी। ये कार्ड उपपत्नी के पद के अनुसार व्यवस्थित थे। फेंग जिन ने उन पर नजर डाली और उन्हें लापरवाही से पलट दिया। यह वाला। हिजड़े ने ध्यान से कार्ड लिया, उसे दोबारा देखा और फिर जाने को कहा। सम्राट के मौखिक आदेश से आज रात हुआ नाक महल को रोशन किया जाएगा। काऊ डुक ट्रुंग ने अपनी आंखें नीची कर ली और सिर झुका लिया। सद्भाव पैलेस? ऐसा लगता है कि कल नूफी रखैलों की ईर्ष्या की वस्तु बन जाएगी। काऊ डुक ट्रुंग। सम्राट की पुकार सुनकर काऊ डुक ट्रुंग ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, सेवक। नए पेश किए गए जियांगन रेशम को महारानी और महल में मौजूद रखैलों के पास ले आओ। फोंग कैन ने एक पल के लिए रुककर कहा, साथ ही कुछ कंसोरट येन और कंसोरट चियू को भी दे दो। जी श्रीमान। पत्नी येन और पत्नी झाओ? ऐसा प्रतीत होता है कि इन दोनों ने हाल ही में अपनी दिव्य कृपा बरकरार रखी है। सम्राट पहले ही हरम में वापस लौटना शुरू कर चुका था। महल में मौजूद रखैलें खुश भी थीं और ईर्ष्यालु भी, क्योंकि पहले दिन ही सम्राट ने शाही रखैल नूह का कार्ड पलट दिया था। अगले दिन जब ट्रांग लेक येन महारानी का अभिवादन करने के लिए कैना ओंग महल गई, तो उसने देखा कि रखैलें शाही रखैल नूह को चिढ़ाने के लिए सेना में शामिल हो रही हैं। महारानी हमेशा की तरह शांत थी। बस अफसोस था कि शाही रखैल नूह के बराबर की प्रतिद्वंद्वी शाही रखैल थुक बीमार थी और नहीं आ सकी, अन्यथा नाटक और भी जीवंत हो जाता। अभिवादन के बाद ट्रांग लेक येन इन दयनीय महिलाओं के साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थी, इसलिए वह थिना ट्रुक और वान टिच के साथ दाव नोक कैट लौट आई। आधे रास्ते में उसने अचानक कुछ हिजड़ों को जल्दी से गुजरते हुए देखा। उनके चेहरे बहुत गंभीर थे, लेकिन फिर भी उनमें आतंक के लक्षण दिखाई दे रहे थे। मेरे स्वामी, थिना ट्रुक ने संदिग्ध दृष्टि से हिजड़ों की ओर देखा। क्या आप उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या हुआ? कोई जरूरत नहीं, चलो घर चलें। ट्रांग लेक येन ने अपना भाव नहीं बदला। महल के मामले पहले से ही रानी द्वारा प्रबंधित किए जाते हैं। हमें ज्यादा उत्सुक होने की आवश्यकता नहीं है। जिज्ञासा न केवल बिल्लियों को मारती है बल्कि लोगों को भी मार सकती है। वह खुद पर मुसीबत लाने के बजाय यह नहीं जानना चाहती कि क्या हुआ। थिना ट्रुक ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, वह अपने दिल में समझ गई थी। हरम में कई छायादार चीजें थीं। बहुत अधिक जानना अच्छा नहीं था। अगर यह एक बड़ा मामला था तो जल्द ही या बाद में महल में सभी को पता चल जाएगा। उस दोपहर महल में हर जगह खबर आ गई।
दो महल की नौकरानियों के शव ठंडे महल के बगल में सूखे कुएं में पाए गए। महारानी बेहद गुस्से में थी। इन गलत मामलों की जांच करना चाहती थी। ट्रांग लैक येन ने सुना, अजीब लगा। क्या हरम ऐसा नहीं था? जो लोग अन्याय से मारे गए थे वे सिर्फ ये दो महल की नौकरानियां नहीं थी। यह सिर्फ इतना था कि महारानी उन रखैलों को चेतावनी देने का अवसर लेना चाहती थी, जो अपनी जगह नहीं जानती थी। शाम के समय ट्रुंग तिन्ह महल से नपुंसकों का एक समूह दाव नोक कैक के पास आया और कहा कि उन्हें निरीक्षण करने के लिए महलों में जाने का आदेश दिया गया था। ट्रांग लैक येन ने और कुछ नहीं कहा, बस उन्हें एक नज़र देखने दिया। सौभाग्य से ये हिजड़े बहुत विनम्र थे। केवल थोड़ी देर के लिए जांच की और फिर विनम्रता से जाने को कहा। यहाँ तक कि कमरे की सजावट भी पहले की तरह फिर से व्यवस्थित कर दी गई थी। ट्रांग लैक येन समझ गई, अगर सम्राट का हाल ही में उस पर ध्यान न होता तो स्थिति अलग होती। लेकिन इस बार हरम का निरीक्षण करने का महारानी का आदेश थोड़ा जोखिम भरा लग रहा था। हरम में कई छिपे और अस्पष्ट मामलों का उल्लेख नहीं करना, बस यह कहना कि इसमें शामिल महलों की शक्ति अस्पष्ट थी। ऐसा करने से सभी चिंतित और परेशान हो जाते। यह बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। महारानी की तरह के व्यक्ति को मूल रूप से महल में दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पसंद नहीं था, लेकिन अगर वह अधिक बलशाली होती तो सबसे प्रमुख रखैलों को भी अपनी पूंछ दबानी पड़ती और जीना पड़ता। वर्तमान स्थिति को देखते हुए शाही कुलीन पत्नी शु, शाही कुलीन पत्नी न्हू, शाही कुलीन पत्नी यान इतने पसंदीदा थे, लेकिन महारानी के सामने उन्हें अभी भी विनम्र और विनम्र होना पड़ा। यह देखा जा सकता था कि उनके तरीके सरल नहीं थे। बेशक महारानी के लिए सम्राट का सम्मान भी एक कारण था। एक बुद्धिमान राजा ने हमेशा अपनी रखैलों का पक्ष लिया था, लेकिन अपनी मुख्य पत्नी को नीचा नहीं देखा था। इस पूरे हरम में सबसे गहरे इरादों वाला शायद सम्राट था। महारानी के आज के कार्यों को शायद सम्राट द्वारा अनुमोदित किया गया था। मुख्य उद्देश्य हरम को याद दिलाना था कि वे अपने कर्तव्यों को न भूलें। तिरछी नजर से चाय का प्याला उठाकर और एक घूंट लेते हुए ट्रांग लैक येन ने पुकारा, थिनर ट्रुक, स्याही पीस लो। सबसे अच्छे ज़ुआनचेंग पेपर का एक टुकड़ा फैलाया, उस पर एक बड़ा बुद्ध लिखा। झुआंग लुओयान ने अपनी कलम नीचे रखी और उसके बगल में एक छोटा बुद्ध लिखा, फिर कलम को एक तरफ फेंक दिया। कभी-कभी बौद्ध प्रकृति के बारे में थोड़ा सीखना काफी अच्छा था। हालांकि वह एक ऐसी व्यक्ति थी जिसे चेहरे की परवाह नहीं थी और शर्म नहीं थी। वह अभी भी एक महिला थी, इसलिए द्वेष रखना एक जन्मजात विशेषता थी। अगर कोई उसे थप्पड़ मारता तो वह निश्चित रूप से पलटवार करती। तिंगझू और यूशी ब्रश और स्याही को साफ करने के लिए आगे बढ़े। राजसी और भव्य बुद्ध चरित्र को देखकर वे इसमें थोड़ी हत्या की मंशा महसूस कर सकते थे। चाय का प्याला उठाते हुए उसने धीरे से अपना हाथ झुकाया, जिससे चाय कागज पर गिर गई, जिससे बुद्ध चरित्र गंदा हो गया। झुआंग लुओयान ने कागज को मेज से उठा लिया। इसे जला दो। चारकोल बेसिन में आधा गीला बुद्ध चरित्र बहुत धीरे धीरे जल रहा था। यूनशी ने अपना सिर उठाया और घूमते हुए हरे धुएं के बीच से अपने गुरु की बर्फीली अभिव्यक्ति देखी। उसका दिल थोड़ा हिल गया। उसने जल्दी से अपना सिर नीचे किया और देखा कि चाय और स्याही से सना हुआ ज़ुआनचेंग पेपर राख में बदल गया था। फेंग जिन पहले यान गुइफेई के घर गया था, लेकिन उसे वहां की खुशबू असंतोषजनक लगी। लिन यू पेवेलियन छोड़ने के बाद वह कियान झेंग पैलेस लौट आई। जब महल की नौकरानी ने उसके कपड़े बदले तो उसने गलती से एक थैली गिरा दी। महल की नौकरानी को अपने सामने घुटनों के बल बैठकर कांपते हुए देखकर फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी और जमीन पर पड़ी थैली पर नजर डाली। यह वही थैली थी जिसे शाही उपपत्नी थुक ने उसके लिए कढ़ाई की थी।
उस पर बादलों के पैटर्न इतने जीवंत लग रहे थे मानो किसी परीलोक में हो। उसने अभी भी उसे अपनी कमर पर पहना हुआ था। अब सुगंधित थैला जमीन पर गिरा देखकर उसे एक और लड़की याद आ गई। महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। मैं अपना अपराध जानता हूँ। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। महल की नौकरानी ने देखा कि सम्राट ने कुछ नहीं कहा। वह बहुत डर गई थी। उसने जल्दी से लगातार प्रणाम किया, बस इस छोटी सी जान को बचाने की उम्मीद में। फोंग कैन ने भौहें सिकोड़ी। यह सुगंधित बैग ले लो और चले जाओ। काओ डुकट्रुंग, दाउन गोक कैक को छोड़ दो। जब सम्राट दाउन गोक कैक पहुंचे तो फोंग कैन ने केवल दरवाजे के बाहर लटकी लालटेन को देखा, जो मंद मोमबत्ती की रोशनी में टिमटिमा रही थी। एक सुंदर आकृति को लालटेन पकड़े हुए प्रतीक्षा करते हुए देखा। महल के सामने रात को पहरा देने वाले नपुंसक को रोककर, जो रिपोर्ट करने के लिए अंदर आना चाहता था, फोंग कैन सीधे मुख्य द्वार पर चला गया। दाउन गोक कैक को बहुत ही नाजुक और खूबसूरती से बनाया गया था, लेकिन बहुत बड़ा नहीं था। फोंग कैन केवल थोड़ी देर तक चले और ट्रांग लेक येन के बाहरी कमरे में पहुंच गए। महल की नौकरानियों और यमदूतों को बाहर जाने के लिए हाथ हिलाते हुए, केवल काओ डुक ट्रुंग को पीछे छोड़ते हुए, वह अंदर चला गया। काओ डुक ट्रुंग ने बाहर से आती हुई एक धीमी आवाज सुनी। कुछ ऐसा सुनने से बचने के लिए जो उसे नहीं सुनना चाहिए था, उसने अपना सिर और भी नीचे झुका लिया, चुपचाप सम्राट के पीछे खड़ा हो गया। गुरुजी, आपके घुटने में बहुत चोट लगी है। मैं किसी से शाही चिकित्सक को बुलाने के लिए कहता हूँ। वान टीच ने ट्रांग लेक येन की पैंट ऊपर की और उसके चिकने सफेद घुटने पर खून का ढेर देखा। यह बहुत डरावना लग रहा था। कोई जरूरत नहीं है। ट्रांग लेक येन एक कमजोर लड़की नहीं थी। अपने घुटने पर चोट को देखते हुए उसने शांति से कहा, यह भयानक लग रहा है। वास्तव में यह इतना दर्दनाक नहीं है। इतना घबराओ मत। अगर हम अभी शाही चिकित्सक को बुलाते हैं तो अगर लोगों को पता चल गया तो बहुत परेशानी होगी। यून शी ने भौहें सिकोड़ ली, यह जानते हुए कि उसके मालिक सही थे। यह घाव शाही उपपत्नी द्वारा जानबूझकर उसके मालिक के लिए मुश्किलें खड़ी करने के कारण हुआ था। अगर दाओ यू पेवेलियन द्वारा शाही चिकित्सक को बुलाने की खबर शाही उपपत्नी तक पहुंचती, तो उसे डर था कि वह भविष्य में फिर से अपने मालिक के लिए परेशानी खड़ी कर देगी। लेकिन मेरे मालिक, क्या होगा अगर सम्राट कुछ दिनों में आपका कार्ड पलट दे और घाव देख ले? ट्रांग लेक येन ने दरवाजे से बाहर देखने के लिए अपना सिर झुकाया और अचानक बाहर टिमटिमाती रोशनी देखी। उसके भाव थोड़े बदल गए। उसने धीरे से कहा, दाओ नोक कैक के बाहर की चट्टान पर काई उगाई है, क्या आप देखते हैं? हाँ, वैन टिच ने उदास होकर उत्तर दिया। तौलिया को गर्म पानी में डुबोया और निचोड़ा, धीरे से उसे अपने मालिक के घुटने पर लगी चोट पर रखा और उसे आह भरते हुए सुना। मास्टर, कोई बात नहीं, ट्रांग लेक येन ने आधे मजाक में कहा। मेरे मालिक को पिछले कुछ दिनों में ज्यादा सजा नहीं मिली है। वह इतने कमजोर भी नहीं है। बस एक गर्म तौलिया लगा दो और तुम्हें बेहतर महसूस होगा। फिर तुम आराम कर सकते हो। चिंता मत करो। ऐसे किसी के साथ मैं कैसे सो सकता हूँ? वैन टिच ने खिड़की के बाहर असामान्य रोशनी भी देखी। मास्टर ने पहले ही निर्देश दिया था कि अगर सम्राट अचानक रात में यहाँ आ जाए तो उसे लोगों को बताने और तैयार होने के लिए लालटेन को कुछ बार हिलाना चाहिए। मास्टर की सावधानी वास्तव में सोची समझी थी। अतीत में जब सम्राट ने दाव नोक मंडप में आना बंद कर दिया था, तो जो कोई भी उसे देखता था उसे कई बार डांटता था। यहाँ तक कि उपपत्नी माँ, जिसका पद उससे अधिक ऊंचा नहीं था, उसे कई घंटों तक घुटने टेकने की सजा दे सकती थी। आज जहाँ वह है वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल था। फिर भी उसने अपने घुटने को इस तरह घायल कर लिया। यह सेवक उसे देखकर दिल टूट जाता है।
वैन टीच ने सावधानी से तौलिया लगाया। थोड़ा दर्द होगा, मालिक, आपको सहना होगा। चोट ठीक हो जाएगी और चोट ठीक हो जाएगी। बाहर कांव डुक ट्रुंग चुपचाप अंदर हो रही मधुर बातचीत सुन रहा था। हालांकि वह इस समय सम्राट के हाव भाव नहीं देख पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि महामहिम का मूड बहुत अच्छा नहीं है। सम्राट को अंदर आते देख कांव डुक ट्रुंग ने जल्दी से चिल्लाकर कहा, सम्राट आ गए हैं। जब फोंग कैन और कांव डुक ट्रुंग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि चियू टैन एक ढीला बाहरी लबादा पहने हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। उसके लंबे काले बाल खुले हुए थे। उसने कोई आभूषण नहीं पहना था। उसे अचानक एक कहावत याद आ गई, पहली नजर में प्यार।